नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम 24 क्वेश्चन एविडेंस का कर चुके थे प्रीवियस ईयर का। आज हम उसके आगे 25वां क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक स्टार्ट करेंगे। हमारा 25वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें से देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यायाधीश द्वारा सुनवाई। दूसरा ऑप्शन है साक्ष्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की समझ सुनवाई। तीसरा मध्यस्थ के समझ सुनवाई और चौथा मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, मध्यस्थ के समझ सुनवाई। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो शब्द न्यायिक प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसेस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि न्यायिक प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है, तो ये हमें याद रखना है कि न्यायिक प्रक्रिया को जुडिशियल प्रोसेस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगर इसकी और व्याख्या को देखें तो जबकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 झा के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसीडिंग को का तात्पर्य कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि मध्यस्थ के समझ सुनवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं है, जबकि अन्य समस्त न्यायिक कार्रवाइयाँ हैं। अगर क्वेश्चन 26 को देखें तो इसमें दिया गया है न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र क्या है। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र एक साक्ष्य नहीं है। इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? 27, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं? शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। मौखिक साक्ष्य की बात अगर करें तो धारा 59 में बात की गई है। दस्तावेजी साक्ष्य की बात करें तो 61 में दी गया है। विशेषज्ञ की बात करें तो विशेषज्ञ सेक्शन 45 में बात दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, जबकि मौखिक साक्ष्य धारा 59 के अनुसार, दस्तावेजी साक्ष्य धारा 61 के अनुसार तथा धारा 62 के अनुसार मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य 61 के अनुसार और विशेषज्ञ साक्ष्य 45 के अनुसार ग्राह्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो मौखिक साक्ष्य स्वीकार होता है केवल तब जब न्यायालय के समक्ष दिया जाता है। मौखिक साक्ष्य की बात करें तो मौखिक साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 59 में धारा 3 में परिभाषित किया गया है। धारा 62 में मौखिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है, लेकिन धारा 3 जो है वो मौखिक साक्ष्य में धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार साक्ष्य शब्द से विपरीत है और इसके अंतर्गत वे सभी कथन आते हैं जिनके जांच अधीन तथ्य फैक्ट अंडर इंक्वायरी विशेषज्ञों के समय संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस कहलाते हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि मौखिक साक्ष्य केवल तब स्वीकार होता है जब केवल किसी न्यायालय के समक्ष दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है क्या? क्वेश्चन दस्तावेजी साक्ष्य 61, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, आधुनिक साक्ष्य। इसका हम आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर बी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित शब्द साक्ष्य के दूसरे खंड के अनुसार न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। 3, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्द के संबंध में कौन सा सही कथन सही नहीं है? इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथा सम्मिलित तथ्य। दोस्तों हम आंसर को यहाँ सीधा देखेंगे क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर अपलोड करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, इसलिए हम सीधा क्वेश्चन के बाद आंसर को देखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है, ये गलत है हमारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के परिभाषित शब्दों के अनुसार तथ्य में न केवल भौतिक तथा वर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित हैं। किसी शिला स्टोन पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है एवं कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न ही न साबित, जबकि न्यायालय शब्द में मध्यस्थ को शामिल नहीं किया गया है। 31 के अमुक स्थान में अमुक क्रम में से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है यह है आंसर एक तथ्य है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित शब्द न्यायालय के प्रथम दृष्टांत के अनुसार यह कि अमुक स्थान से अमुक ग्राह क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। धारा 3 32 सेक्शन 32 क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो किसी व्यक्ति की ख्याति क्या है। किसी व्यक्ति की ख्याति एक तथ्य है जो धारा 3 में बताई गई है। धारा 3 के में परिभाषित तथ्य के दृष्टांत रड़ा के अनुसार यह कि किसी व्यक्ति की अमुक ख्याति एक तथ्य है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 32 और क्वेश्चन नंबर हम 33 को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 33 का क्वेश्चन देखेंगे हम। 33 में ये कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये हमारा तथ्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिभाषित शब्द तथ्य तथा उसकी दृष्टांतों के अनुसार उपयुक्त सभी तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 किसी वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 2000 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से शामिल किया गया। 35 साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि को शामिल किया गया। साक्ष्य अधिनियम में 17 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को 17 अक्टूबर 2000 को सम्मिलित किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को 17 अक्टूबर 2000 में सम्मिलित किया गया था। नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 दस्तावेज क्या है। दस्तावेज उपहार, संकन, व्यंग्यचित्र, मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपरोक्त सभी दस्तावेज हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार सब दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्तिगत या अभिव्यक्त या अवर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित हो या उपयोग किया जा सके। इस दृष्टांत के अनुसार लेख, मुद्रित, शिलामुद्रित, फोटो, चित्रित शब्द, मानचित्र, रेखांकन, धातुपट, शिला पर उत्कीर्ण लेख और उपसंख्यान व्यंग्यचित्र। उपसंख्यान को आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमारे दस्तावेज हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है। किसी इमारत पर लगे पत्थर पर गुदा हुआ लेखन, एक फोटोग्राफ, किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है तो बात करेंगे किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, ये दस्तावेज नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार किसी भी आरोपी को से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय के में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, दस्तावेज नहीं है, जबकि अन्य सभी दस्तावेज हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। टेलीफोन वार्ता। टेलीफोन वार्ता की बात करें तो ये हमारा दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त रूप किया गया हो। उदाहरणार्थ लेख, मानचित्र, फोटो चित्रित सब दस्तावेज हैं, जबकि टेलीफोन वार्ता दस्तावेज नहीं है। दोस्तों, हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों का आप अगर सही से पढ़ लेते हैं तो 100% आपको इसको इनमें से मिलने की पूरी संभावना रहेगी परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 39 के देखें तो अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य क्या है। ग्राह्य है या सुसंगति हो। अनुचित पुष्पा देवी एम जातीय बनाम ML बांधवा का केस था 1987 का। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह अब निर्धारित किया गया कि जहां किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य वास्तव में साक्ष्य की अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित शब्द साक्ष्य की श्रेणी में आता है, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य पर विश्वास कर सकता है या एवं जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा साक्ष्य किस तरीके से प्राप्त किया गया था। अर्थात न्यायालय ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है चाहे ऐसे साक्ष्य अनुचित साधनों के द्वारा
ही प्राप्त किया गया हो। अगर क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है, न्यायालय ने कहा। दोस्तों देखो, हमारा वही 39 वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है और ये पूछा, उसमें फैक्ट पूछ लिया था और इसमें ये केस पूछ लिया है। किस न्यायालय ने कहा, किस न्यायालय में न्यायालय ने यह कहा, किस केस में? पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम.एल. वाधवा का केस था। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम.एल. वाधवा का केस 1987 का है। दोस्तों इसका आप साइड वो ईयर भी याद रखिएगा 1987 का। अब आयोग भी चतुर हो गया है, हो सकता है ये अब केस ना पूछ कर केस के साथ का इसका साइटेशन और ईयर भी पूछ ले कि कब क्या हुआ है। स्पष्ट है कि जब स्थापित साक्ष्य शब्द की परिभाषा में आ जाए तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है। सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है, चाहे उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अतिक्रमण करते हुए तलाशी या विकरण के दौरान प्राप्त किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, साक्ष्य निम्न प्रकार हो सकता है क्या? प्रक्रिया एवं सारवान। गलत उत्तर बताएं। साक्ष्य निम्न प्रकार हो सकता है, कौन सा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक हो सकता है, मौखिक एवं दस्तावेजी हो सकता है, प्रक्रिया एवं सारवान ये हमारा गलत आंसर है, इसमें नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार साक्ष्य निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों आप इस 8 प्रकार के साक्ष्यों को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट बार बार होता रहता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य, पहला है प्रत्यक्ष साक्ष्य, दूसरा वास्तविक साक्ष्य, तीसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य, चौथा अनुश्रित साक्ष्य, पांचवा प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य, छठा द्वितीयक या गौण साक्ष्य, सातवां दस्तावेजी साक्ष्य और आठवां हमारा मौखिक साक्ष्य। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि साक्ष्य प्रक्रिया एवं सारवान प्रकार का नहीं होता है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, उल्लेख नहीं करता है क्या? यही देख लीजिए, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था 41, वही क्वेश्चन 42 में भी रिपीट हुआ है और ये उत्तराखंड में पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपी लोअर विशेष परीक्षा में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 मौखिक साक्ष्य, 63 द्वितीय साक्ष्य और 3 दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करता है, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं करता है। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किस में आधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा का फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य? टॉम्सो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश का केस था। ये केस आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और यूपी में तो खास तौर से पूछा जाने वाला है। ये आपकी बारी परीक्षा में हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए। टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 का केस है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया का सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य। 45 प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। केवल सूचनादाता की साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता साक्ष्य खंडन हेतु, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी, इसमें क्वेश्चन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है हमारा। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु तथा उसके खंडन हेतु किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, बाकी हत्या का अभियुक्त विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? विवादक तथ्य नहीं है, विवादक तथ्य है। दोस्तों इस पर आप बहुत ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन सही होगा यह सी, यह कि एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, यह विवादक तथ्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित शब्द विवादक तथ्य के दृष्टांत के अनुसार खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण के में निम्नलिखित तथा विवादक तथ्य हो सकते हैं। 1, यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। 2, यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। 3, यह कि का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। नंबर 4, यह कि खा की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय
का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि आ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, विवादक तथ्य नहीं है। 47 का पर खा की हत्या का आरोप है, इसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य हो सकता है। तो यहाँ पे वही विवादक तथ्य हो सकता है, विवादक तथ्य नहीं हो सकता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो सही होगा वो बी सही होगा। का ने खा की हत्या की और का को खा की गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के विवादक तथ्य को परिभाषित करते हुए इसके अनुसार ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के उपसंसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता की जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती है। अतः प्रश्न में विकल्प 1 का ने खा की हत्या की और विकल्प 3 का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला विवादक तथ्य है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे विवादक तथ्य का अर्थ है क्या। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी, वह तथ्य जिसके अस्तित्व अनस्तित्व के बारे में पक्षकार एक मत है, ये सही है। विवादक तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार विवादक तथ्य से विपरीत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती है, ये हमारा विवादक तथ्य होता है। 49 की बात करें तो किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है विवादक तथ्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार विवादक तथ्य का तात्पर्य उन तथ्यों से है जिसको किसी वाद में एक पक्षकार प्रतिपादित करता है और दूसरा पक्षकार उसे या तो स्वीकार करता है या इनकार करता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है। जैसे दोस्तों हमने अभी आपको जो ऊपर दस्तावेज की कुछ लिस्ट दी थी, उस लिस्ट को आप बनाए रखिए, उस लिस्ट को आप एक पेज में लिखकर याद कर लीजिए कि दस्तावेज कौन कौन सा है। तो यहाँ उपसंख्यान जो है वो दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 में परिभाषित शब्द दस्तावेज के अनुसार उपसंख्यान दस्तावेज है, जबकि अन्य दस्तावेज नहीं है। 51 की बात करें तो धातु के प्लेट पर उत्कीर्ण लेख क्या है, एक प्रलेख है। इसको आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में परिभाषित शब्द दस्तावेज के दृष्टांत के अनुसार किसी धातु की प्लेट या शिला पर उत्कीर्ण लेख एक प्रलेख या दस्तावेज होता है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है हमारा आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है। टेप रिकॉर्ड द्वारा किया गया साक्ष्य। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये केस आप एकदम याद रखिएगा और केस ईयर भी याद रखिएगा। इसमें टेप रिकॉर्ड को किया गया हुआ साक्ष्य माना गया था। अभी ये क्वेश्चन 2015 में यूपी में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को पूछे जाने की दोबारा संभावना है और ये कहीं भी पूछा जा सकता है। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 के बाद में अब निर्धारित किया गया कि टेप रिकॉर्ड पर की गई बातचीत सुसंगत है यदि बातचीत विवादग्रस्त तथ्य से सुसंगत हो, दूसरे आवाज़ की पहचान तथ्य से होनी चाहिए और तीसरे टेप रिकॉर्ड की बातचीत के यथार्थ को टेप रिकॉर्ड को खुरचने की संभावना से बचकर साबित किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन आता है 43 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में। इसका हम देखें तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की बात करें तो हम इसमें देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जो सही होगा वो डी सही होगा। 1, 2, 3 उपरोक्त सभी सही है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितिजन्य प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप नहीं। परिस्थितिजन्य को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपित के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना का वर्जित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही हो। दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो आज अब समाप्त होता है। आगे